कारण है कि भाव तो होगा ही होगा। एक बात आप ध्यान से समझ लीजिए, हम कहते हैं कि जो अंदर है वही सत्य है। बहुत से ऋषि महर्षि जो योगी पैदा होते हैं वो ऐसा ही कहते हैं। कुछ स्पिरिचुअल लोग कहते हैं कि जो अंदर है वही सत्य है, अंदर से ही बाहर की उत्पत्ति होती है। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। मैं कहता हूं कि जो अंदर से है वो तो सत्य है ही, लेकिन जो बाहर है वो भी सत्य है। ये दोनों ही प्रक्रियाएं, चाहे वो एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल, ये समानांतर चलती हैं। ये प्रक्रिया समानांतर ही है। आप अपने अंदर जो घटनाएं घटती हैं, आप अपने अंदर जो मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, गहनतम गहराई से अपने आप को पहचानने का प्रयत्न करते हैं, वो प्रयत्न कैसे करते हैं? तुम क्या समझते हो कि तुम अंदर से कोई अलग चीज सीखते हो? नहीं, जो बाहर होता है उसी से अंदर की प्रक्रिया शुरू होती है, क्योंकि जो बाहर होता है ना वो अंदर भी होता है। हम अगर बाहरी चीजों का ठीक तरह से अध्ययन कर लें तो हम अंदर उतर जाएंगे, और अगर हम अंदर की प्रक्रियाओं का ठीक तरह से अध्ययन कर लें तो हम बाहर उतर जाएंगे। हम सुनते हैं अपने जीवन में कि इस जीवन का सार्थक लक्ष्य क्या है। कोई अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम दे दिए इस जीवन की सार्थकता को। किसी ने कह दिया कि ये मोक्ष ही जीवन की सार्थकता है, किसी ने कह दिया कि जीवन को किसी परोपकार में समर्पित करना ये मोक्ष की तरफ गमन है। हम कहते हैं कि जीवन में कॉन्फिडेंस के साथ आप जो भी करें पूर्ण विश्वास के साथ करें, वही मैं तो कहता हूं कि जीवन जीना ही, जीवन को जीना। हम नहीं जानते मोक्ष कौन होता है, कहाँ से निकलता है, क्या कैसी प्रक्रियाएं होती हैं। हमने यहाँ से बाहर कुछ नहीं देखा, हमें तो यही देखना है। और यहाँ से बाहर अगर कुछ है तो हमें देखना नहीं है, हम उसको ठोकर मारते हैं। हमें यही देखना है जो भी देखना है, क्योंकि हमें जीवन जीना है। अगर बाहर मोक्ष है, कोई अलग सत्ता है, तो हमें उससे भी कोई मतलब नहीं, और अगर नहीं है तो उससे भी हमें कोई मतलब नहीं। हमें क्या करना है? जीवन जीना है। हमारे पास कुछ नहीं है, जीवन है। अब जीवन जीने के लिए हम बाहरी चीजों को ध्यान से देखें तो प्रकृति का ये भाव जो मैंने अभी कहा कि प्रकृति उसी को रखती है जो काम का है, समझ में आ जाएगा। देखो, प्रकृति को अगर जरूरत है कुछ नष्ट करने की तो वो नष्ट करने वाले तत्व पैदा कर देती है। जैसे हड़प्पा सभ्यता नष्ट हो गई, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ है? अब नष्ट हो गई। क्यों नष्ट हो गई? क्योंकि उसकी अब वैल्यू बची नहीं थी, उसको नष्ट होना ही था। ताम्र सभ्यता कब की नष्ट हुई? पाषाण काल, वो भी नष्ट हुआ। कृषि हुई, जमाव हुए, धीरे धीरे जब साधन बढ़े तो साधन छूटे। हम सोचते हैं कि अगर साधन बढ़ जाए तो साधन छूटते नहीं हैं। साधन जो काम का नहीं रहता वो छूट भी तो जाता है। जब आज हमारे पास पीतल के, कांसे के बर्तन हैं, धातु निर्मित बर्तन हैं, तो अब हम मिट्टी के बर्तनों का उपयोग नहीं करते, कम करते हैं। कहीं कहीं होता भी है, आज कुछ आदिवासी क्षेत्रों में होता भी है, लेकिन उतना महत्व है नहीं। धीरे धीरे वो भी छोड़ देंगे इस चीज को। मैं मानता हूं कि कोई भी सभ्यता धीरे धीरे नष्ट होती है तो धीरे धीरे पनपती भी है, ये बात भी सत्य है। अब देखिए, आप प्रकृति का एक खेल समझिए। हमारा मकसद है रियलिटी को समझना। प्रकृति को ध्यान से देखने पर आपको पता लगेगा कि बहुत से जीव तो ऐसे पैदा होते हैं जो वास्तव में कुछ काम के नहीं होते, लेकिन वो हमारे काम के ही तो नहीं होते, वो प्रकृति के काम के होते हैं। आप बताइए, शेर बहुत से जीवों की हत्या करता है। शेर क्या काम करता है? कुछ काम का है शेर किसी काम का नहीं है, और जीवों को और मारता है। ध्यान से देखें आप तो पता लगेगा कि जितने भी अधिकतर हत्या करके, यानी कि दूसरे को मार करके, हत्या सॉरी मैं गलत शब्द कह रहा हूं, जो भोजन प्राप्त करते हैं, बहुत से मांसाहारी प्राणी जो होते हैं,
वो कोई काम के नहीं होते। शेर किसी काम का नहीं है, बैल काम का है, घोड़ा काम का है, हाथी काम का है। हाथी की सवारी हो जाती है, बैल किसान की सहायता करता है, खेत जोत देता है, गाय दूध देती है, भैंस दूध देती है, बकरी दूध देती है, भेड़ ऊन देती है, दूध देती है। बहुत से जीव हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये मांसाहारी प्राणी होते हैं, ये किसी काम के नहीं होते। हम ऐसा सोचते हैं, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। प्रकृति के काम के होते हैं वो। बताइए, शेर कब हल चलाता है? शेर को अगर बांध दिया जाए हल में और जोता जाए खेत में, तो क्या वो जोत पाएगा? बड़ा लचीला तरीका है प्रकृति का। शेर में इतनी ताकत नहीं है जितनी बैल में है। बैल जोत देगा खेत, लेकिन शेर नहीं जोत पाएगा। लेकिन शेर का झपट्टा प्रकृति ने अलग दिया है। उसकी एटीट्यूड देखें, उसकी आंखें देखें आप, उसको अपने आप पर कॉन्फिडेंस कितना है, तभी तो जंगल का राजा है। उसका एटीट्यूड ही ऐसा है। वो आप देखिए, आप ध्यान से देखिए, वो घोड़े से तेज या चीता से तेज भाग नहीं सकता, और हाथी से बड़ा नहीं होता है, फिर भी जंगल का राजा वो है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि वो सोचता है कि वो जंगल का राजा है, तो वो राजा है। उसका एटीट्यूड ऐसा है, उसका कॉन्फिडेंस ऐसा है, और ताकत नहीं है उसमें, लेकिन सोचता ऐसा है कि है, तो वो राजा है। प्रकृति ने जितने भी मांसाहारी प्राणी दिए हैं, उनका ध्यान से अध्ययन करें आप। चीता क्या काम आता है? वो बस दौड़ता रहता है। काम का किसका है? किसी का नहीं। दूसरे के काम बिगाड़ेगा और किसी हिरण को खा जाएगा जिसके अंदर कस्तूरी मिलती है। इंसान जाएगा तो उसको खा जाएगा। यही तो काम होता है, लेकिन वो तुम्हारा काम नहीं कर रहा है, वो प्रकृति का काम कर रहा है। तो ये जीव जो पैदा होते हैं, सांप क्या है? सांप हमारे किसी काम का नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी काम का नहीं है। अरे, प्रकृति की फ्लेक्सिबिलिटी है। उसका काम है बहाव, बहना। जो चीज प्रकृति को अपने काम की लगती है, उसका वो यूज करती है, और जो उसके काम की नहीं लगती, वो उसको नष्ट करती है। ठीक वैसे ही अब हम उसी मुद्दे पर आते हैं कि ऊंचे महान लोगों की जरूरत क्यों है, और क्यों बनते हैं, और क्यों उतरते हैं हमारे जीवन में, और क्या प्रक्रिया है कि उतर जाते हैं। देखो, हम जो भी बातें कर रहे हैं वो है जीवन को जीने की कला। कैसे जिए जीवन को। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, लाइफ जितनी भी बड़ी मिली है और जितनी भी छोटी मिली है, उसको पूरी तरह से जी लें। अब जिएगा कौन? जो समझेगा। समझ में आएगी तो ही तो जिएगा। लेकिन जिंदगी का एक फॉर्मूला है कि वो पूरी तरह से तो किसी की समझ में नहीं आती, और उसको पूरी तरह से समझने वाले लोग कभी जी नहीं पाते। मैं रियलिटी बता दूं कि जिन्होंने जीवन के बारे में ज्यादा जानने का प्रयास किया, वो उतना ऊंचा जीवन नहीं जी पाए जिन्होंने जीवन को जानने की बजाय सीधा जीना शुरू किया। बहुत से दार्शनिक हैं जिनका कोई नाम भी नहीं लेता। बहुत से पैदा हुए जो जीवन की प्रक्रिया की खोज में, जीवन की खोज में निकले, लेकिन उन्हें जीवन की खोज करते करते वो खुद एक खोज बनकर रह गए। उनको पता ही नहीं, उनको आप खोज भी नहीं पाओगे, वो कहाँ चले गए पता ही नहीं चला। अरस्तु, प्लेटो, कांट, ईगल, कार्ल मार्क्स, जितने भी लोग हैं, जितने भी फिलोसोफर हैं जिनका हम नाम जानते हैं, चाहे वो शंकराचार्य हो, चाहे वो बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, चाहे रामकृष्ण हो, कोई भी हो, जिन लोगों को हम जानते हैं उनके बारे में कुछ जानते हैं। उन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे हमने जाना। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने जीवन को इनसे भी ज्यादा पहचानने का प्रयास किया होगा, जानने का प्रयास किया होगा, और
उन्होंने जीवन को जानने के अलावा कुछ नहीं किया और वो आज पता भी नहीं है कि कहाँ हैं। इसलिए महत्व इस बात का नहीं है कि जीवन कितना गहरा है। आप जीवन की जितनी गहराई जानते हैं उतनी गहराई को उतार जरूर लें। ऐसा कभी ना करें कि आप जो देखो, अब इस प्रक्रिया में दो चीजें चलती हैं। पहली प्रक्रिया है कि जो चल रहा है जितना, अब देखो, अब पूरी तरह से जानते नहीं हैं आप कि क्या है जीवन की सच्चाई, तो आप जानते रहें। ऐसा ना करें कि जानते तो है नहीं, तो जितना जानते हैं उतना ही जिएंगे। ये बिल्कुल गलत तरीका है। और दूसरी बात, जिएंगे बाद में, पहले जान लेते हैं, ये भी बिल्कुल गलत तरीका है। तरीका जीने का क्या है फिर? तरीका है कि जानते रहेंगे और जितना जानते हैं उतना ही जीते रहेंगे। और चलते चलते हर क्षण परिवर्तन करेंगे अपने आप में। हर समय परिवर्तन होना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि हम परिवर्तन नहीं करते अपने जीवन में। बहुत सी बातें ऐसे बेवकूफ़ों के हाथ लग जाती हैं जो खुद ने कभी भी ना तो उनको अप्लाई किया ना जिया, इसलिए वो लोगों को गलत तरीके से मैसेज दे देते हैं। किसी को समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी की बातें सुनने से अपने को जानो, उसको नहीं। मेरी बातें सुनने से आप ना तो मुझे जानना, ना भगत सिंह को जानना, खुद को जानना। अब यही तो खेल है पूरा। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, आप महापुरुषों की तरफ क्यों झुकते हैं? इसलिए नहीं कि वो कोई है, वो कोई है, इसलिए क्योंकि आप अपने को जान जाते हैं। आप क्या समझते हैं कि आप अगर भगत सिंह को आज जानेंगे तो आप भगत सिंह जैसा जीवन जिएंगे? मैं कहता हूं कि भगत सिंह जैसा जीवन कभी मत जीना, क्योंकि तुम भगत सिंह नहीं हो। उसकी सिचुएशंस अलग थी और तुम्हारी सिचुएशंस अलग हैं। रामायण में राम ने जो जीवन जिया वो तुम कभी मत जीना, क्योंकि राम की रामायण अलग है, तुम्हारी रामायण अलग है। तुम अपनी रामायण अपने राम को जियो ना। तुम दशरथ के राम को, कौशल्या के राम को क्यों जीते हो? अपने राम को जियो ना, अपने आप को जियो। अपने को पहचानने का नाम है किसी भी महापुरुष के पास जाना। और मैंने पहले ही कहा कि आप वास्तव में किसी महापुरुष के पास नहीं जाते। आप जाते हैं उसके अंदर जो निहित तत्व है, जो रियलिटी है, उसके पास। और जीवन में जो रियलिटी है वो सभी के जीवन में रियलिटी तो रियलिटी है। जीवन में सभी के जीवन की जितनी घटनाएं हैं, भगत सिंह से लेकर जितने भी रामकृष्ण, कांट, हीगल, अरस्तु, लाओ त्सो, कबीर, तुलसी, जितने भी लोग हैं, उन सभी के जीवन की जितनी भी घटनाएं हैं, सबके जीवन की घटनाएं अलग अलग हैं। इसलिए उनकी घटनाओं से, मैंने अभी कहा था कि घटनाओं से महापुरुषों को मत जानना। घटनाओं से महापुरुषों को जानोगे तो कुछ नहीं जानोगे। वैल्यूज की वैल्यूज करनी है, मूल्यों को महत्व देना है, महत्व को महत्व देना है, मूल्य को मूल्य देना है। तो राम में जो मूल्य है वो राम है। हमारे सामने जो आज राम है वो कौन राम है? वो नहीं जो दशरथ का बेटा है, वो नहीं जो सीता का पति है, वो नहीं जो लक्ष्मण राम शत्रुघ्न का भाई है, जो शत्रुघ्न भरत और लक्ष्मण का भाई है, वो राम नहीं है। राम वो भी नहीं है जिससे रावण का युद्ध हुआ। हमने देखा ही नहीं ना, हमने तो पता ही नहीं राम का रावण से युद्ध हुआ कि नहीं। हमने देखा ही नहीं कि उसने पुल बनाया कि नहीं। हमने देखा ही नहीं कि उसका सुग्रीव मित्र था कि नहीं। हमने हनुमान को देखा नहीं। हमने रामायण के किसी पात्र को नहीं देखा। हमें देखना भी नहीं, हम उसको राम मानते भी नहीं और हमें उसको राम मानना भी नहीं चाहिए। राम के अंदर वैल्यू क्या है? राम है मर्यादा, राम है समानता, राम है मजबूती, राम है पावर, राम है दया, राम है करुणा, एकता, भाईचारा, प्रेम, भक्ति। भक्ति बहुत पवित्र शब्द है, इसके फेर में मत पड़ना, कभी बात होगी इस पर। राम क्या है? राम रियलिटी है, राम पावर है। तुम एक बात बताओ, अगर तुम राम को दशरथ का बेटा मानकर पूजोगे तो तुम्हें क्या पावर मिलेगी? तुम्हारा टाइम वेस्ट और होगा उसको पूजने में। राम ये नहीं कहते, राम कहते हैं कि पावर हूं मैं, तुम्हारे अंदर आनी चाहिए वो।
तुम्हारे अंदर अगर पावर आ रही है किसी भी काम को करके, तो वो स्पिरिचुअल वर्क है। हम स्पिरिचुअलिटी को जाने क्या समझने लगते हैं। स्पिरिचुअलिटी का उद्देश्य एक ही है, बल। आपको ऊंची से ऊंची विषम परिस्थिति में, बड़े से बड़े दुख में, वो आपको कभी झुकने नहीं देगा। स्पिरिचुअलिटी आपको झुकने नहीं देगी कभी। आपके जीवन में बल होगा, आपका चरित्र होगा, खुशबू होगी, आपके जीवन में बल होगा, पावर होगी। ये है स्पिरिचुअलिटी, ये है रियलिटी। आप एक बात समझ लीजिए, अगर आप चिंतन से कमजोर होते हैं, आप मेडिटेशन से कमजोर होते हैं, तो आप गलत दिशा में हैं। आपका कोई भी काम, आपका कोई भी एक्शन, आपकी कोई भी जो भी क्रियाकलाप हो रहा है आपका, यदि वो क्रियाकलाप आपको कमजोर कर रहा है, तो वो स्पिरिचुअलिटी के विरुद्ध है, अपोजिट है। वो स्पिरिचुअलिटी नहीं है। भले ही आप किसी की पूजा कर रहे हैं, भले ही आप किसी से प्रेम कर रहे हैं, भले ही आप किसी का गुणगान कर रहे हैं, किसी भी गाने को गा रहे हैं, किसी कला को सीख रहे हैं, कोई पढ़ रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी सोच, कोई भी वर्क आपको अगर कमजोर कर रहा है, तो वो स्पिरिचुअल नहीं है। और अगर आपको कोई भी पावरफुल कर रहा है, तो वो ही स्पिरिचुअलिटी है। अगर आप राम को पूज के मजबूत होते हैं, तो स्पिरिचुअल हैं। अब आप पूजे ही जा रहे हैं। आपने अपने जीवन में अगर एक दिन 2 घंटे पूजा की है, तो पूरे जिंदगी 2 घंटे करके कितनी पूजा कर दी और कितना टाइम वेस्ट कर दिया। राम ये नहीं कहते कि तुम मुझसे कुछ करवाओ, मेरे लिए पूजा करो, मेरे लिए कुछ यज्ञ हवन करो। ये सब कमजोरों की कल्पनाएं हैं, मनुष्य ने बनाई हैं ये झूठी बातें। इस बात को ध्यान रखिएगा। मैं एक बात कहता हूं कि आप पावर लीजिए, पावर। और आज हम भगत सिंह से भी पावर लेंगे। उसको केवल अपने व्हाट्सएप पर 15 अगस्त के दिन या 26 जनवरी के दिन पोस्ट करने के लिए उसका नाम यूज नहीं करना है। उसको पावर का एक स्रोत बनाना होगा। उसकी आंखों में कोई डर नहीं। आप देख सकते हैं भगत सिंह की आंखों में कोई डर नहीं। उसको फांसी हो रही है और वो खुश है। आप उस समय का अंदाजा लगाइए कि उस समय क्या हुआ होगा जब भगत सिंह जेल में है और फांसी का ऑर्डर आ रहा है कि चलो आपको अभी बुलाया है, आपको 24 मार्च को फांसी नहीं बल्कि आज रात 23 मार्च को ही फांसी दी जाएगी। तो फिर सोचो उसके अंदर इतनी मजबूती कहां से आई होगी। इतनी मजबूती कि चलो कोई बात नहीं, फांसी ही तो दे रहे हैं, आते हैं हम फांसी खाने के लिए, क्या प्रॉब्लम है। तो क्या कोई जो ये बहुत से झोला छाप ऋषि मुनि डोलते हैं, इनमें इतनी हिम्मत है कि इनको फांसी दें और ये मुस्कुराते हुए फांसी पर झूल जाएं? इनमें इतनी हिम्मत है? नहीं। तो फिर ये स्पिरिचुअल नहीं है। भगत सिंह स्पिरिचुअल है। स्पिरिचुअलिटी को आप वहीं देखना जहां पावर है। अब देखिए इस बंदे की पावर। एक लड़का जो 23 वर्ष का है, वो नहीं डरता फांसी खाने से। और बहुत से लोग तो छोटी छोटी चीजें ही नहीं छोड़ पाते, छोटी छोटी चीजों से डरते हैं। पता नहीं अगर मैंने उसको धोखा दे दिया तो क्या होगा। I mean, धोखा दे दिया मतलब उसने मुझको धोखा दे दिया तो क्या होगा। वो मेरा दोस्त मुझको धोखा कैसे दे सकता है, उसने तो मुझसे झूठ बोल दिया। यार तुम मेरा सच्चा दोस्त नहीं है। बताओ, दोस्त धोखा दे दें आपको, इतनी कमजोर हैं आप, इतने कमजोर हो चुके हैं आप।
सीधी सी बात है, लोगों से कहो कि हमें धोखा ही नहीं दिया जा सकता, क्योंकि हम कमज़ोर ही नहीं हैं। धोखा तो कमज़ोरों को दिया जाता है। वास्तव में जो हमें धोखा देगा वो धोखा खुद खाएगा। वो खुद को धोखा देगा। इस बात को पावर की तरह यूज करना चाहिए आपको। भगत सिंह को जानना ये नहीं है कि उसके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटी, ये जानो कि वो इतना पावरफुल कैसे हो गया, ये पावर कहां से आई, इनको जानो। ये है द रियल स्टडी ऑफ भगत सिंह, या फिर किसी भी चीज की रियल स्टडी है पावर पा लेना। अब साइंस हम साइंस पढ़ते हैं, तो साइंस अगर हमें पावर देती है तो हम साइंस पढ़ते हैं। साइंस ने इतनी पावर दी हमें आज। देखिए फिजिक्स ने क्या क्या नहीं दिया। जनरेटर दिया, बिजली को घर घर पहुंचाया, ट्रांसफार्मर दिया, एसी दिया, कूलर पंखे दिए, मकानों को बनाने के लिए अलग अलग तरह के मैथ ने तरीके दिए, पुल बनवाए, सड़कों का ठीक तरह से एक अलग ही वे में निर्माण करवाया, रेलगाड़ियां बनी। तो ये पावर है, और यही स्पिरिचुअलिटी है। जहाँ पावर है वहीं स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअलिटी हर चीज में है, हर जगह है, हर ओर है। जहाँ पर जोश है वहाँ पावर है, और वहीं स्पिरिचुअलिटी है। ये सत्य है। आपको जो भगत सिंह के बारे में बताया गया है वो बाह्य है, और कोई भी बाह्य चीज आपको बाहर से ही समझा सकती है। जो जीवन में उसकी घटनाएं हैं वो एक्सटर्नल हैं, और अगर आप उनको पढ़ोगे तो आप एक्सटर्नल ही पढ़ोगे। मैं नहीं कहता कि घटनाओं से आप किसी व्यक्ति के जीवन में उतर नहीं सकते। वो घटनाएं केवल आपको भगत सिंह तक ले जाती हैं, भगत सिंह नहीं बनाती। और भगत सिंह की स्टडी करने के बाद में हम भगत सिंह बन जाने चाहिए, ना कि हम केवल भगत सिंह की घटनाएं पढ़ के अपने को और पीछे धकेल दें। आप भगत सिंह की फांसी की रात को सुन करके या तो बहुत कायर हो सकते हैं या बहुत वीर भी हो सकते हैं। अगर आपने ऊपर से सुना तो आपको ये तो बहुत अच्छा लगेगा कि उसने असेंबली में, सेंट्रल असेंबली में बम फेंका, लेकिन आपको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि वो अंदर क्या चल रहा था उसके, जो उसने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका। आपको ये तो बहुत अच्छा लगता है कि चंद्रशेखर आजाद बिस्मिल के साथ उन्होंने काकोरी कांड को अंजाम देने के लिए क्या प्लान बनाया। तुम्हें ये तो पता हो सकता है कि जेम्स स्कॉट की जगह जो सॉन्डर्स की हत्या हुई उसका वो मास्टरमाइंड कैसे बना, उसको वो कैसे प्लान किया, कैसे कैसे ये घटनाएं हुई। ये तो आपको सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। मार तो दिया ना, और क्या करे, ये तो बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन आपको ये सूचना भी अच्छी लगती है कि उसको फांसी दी गई। देखो उस समय के लोगों को देखो आप, कितने ही लोगों ने हंगामा किया 24 मार्च को, 24 मार्च 1931 को, जब पता लगा कि 23 मार्च को फांसी हो गई है भगत सिंह को, और किसी को बिना बताए उनको फांसी दे दी गई, और टाइम से पहले दे दी गई। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि फांसी रात में दी गई, और रातों रात किसी को पता भी नहीं चला और फांसी दे दी गई। क्योंकि दूसरे दिन हंगामा हो सकता था, क्योंकि पूरा भारत एक हो जाता, पूरा देश एक हो जाता, बहुत से लोग आते, उनको वो रोक नहीं पाते, इसलिए उन्होंने एक दिन पहले दे दी, वरना टाइम से पहले किसी को फांसी दी नहीं जाती। वो सब ठीक है, लेकिन आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जेल में क्या हाल हुआ होगा भगत सिंह का। लेकिन भगत सिंह ने जो कारनामे किए, कार्य किए, उनको करने के बाद वो खुद जेल गया। उसको नहीं पता था क्या अंजाम, उसको भी पता था। जब असेंबली में बम फेंका जा रहा था तो
इंकलाब जिंदाबाद कहते कहते बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह चाहते तो वहां से भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने खुद अपने आप को अरेस्ट करवाया, गिरफ्तार करवाया। और उसके बाद में उनको क्या अंजाम नहीं पता था कि हमारा क्या होगा, सब पता था उन्हें टोटल। लेकिन हिम्मत थी और वो पावर थी जो होनी चाहिए। तो आप इन घटनाओं को पढ़ने की बजाय अब इस चीज पर ध्यान दीजिए कि वो पावर कैसे आई, पावर कहां से आती है। घटनाओं पर तो हम बीच बीच में बात करते ही रहेंगे क्योंकि वो भगत सिंह तक पहुंचाती हैं, लेकिन जहां से इस पावर का समग्रता से एकजुट करके अपनी शक्तियों को समेटकर भगत सिंह ने एक ही जगह इकट्ठा करके उसको लगाया, उसको जानना सबसे इंपॉर्टेंट है। भगत सिंह ने अपने अंदर जो बिखरी हुई चीजें थीं उनको समेटकर एक किया, और एक करके अंदर से जो ताकत निकली उसके सामने फांसी की शक्ति बहुत स्लो पड़ गई, क्योंकि फांसी लगने में और मौत में उसे इतना दर्द हुआ ही नहीं, तो वो कैसे सह गया इसको आसानी से, ये इंपॉर्टेंट है। और इसी की बात अब होगी